मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग इस लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बचे हुए प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन और इसको ड्रॉ करने के लिए जो कुछ रूल्स थे वो मैंने आपको बताया था। टोटल मैंने 5 पॉइंट्स बताए थे और आई होप कि आप उसको अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? आप इसको अच्छे से नोट्स बनाना और एक एक पॉइंट्स को ढंग से लिखना। ठीक है, चलो तो आज हम लोग आगे की बात करते हैं। आज एक पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डिस्कस करेंगे। बाकी और भी पॉइंट्स हैं, छोटे मोटे पॉइंट्स हैं। और लास्ट में हम लोग जेई मेन, जेई एडवांस और नीट में आए हुए कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर पूछे गए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे तो आपको शॉर्ट नोट के फॉर्म में बोर्ड्स के एग्जाम में भी आता है, तो वहां के लिए आप इतने सारे पॉइंट्स को याद रखेंगे। ओके, चलो तो हम लोग पॉइंट नंबर 7 लिखते हैं। एक सिंपल सा एक छोटा सा पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है वो समझो। दैट इज पॉइंट नंबर 6 होगा ना, कल 5 था, ये 6, जो भी हो, 6 हो 7 हो, आप देख लेना। अब देखो इसमें करना क्या है। इस पॉइंट में ये कहा गया है कि अगर मान लो किसी स्पेस में, मान लो कहीं पे अगर आपका मीडियम है जो कि फ्री स्पेस है। फ्री स्पेस मतलब कोई कंडक्टर या कोई और मेटल या कोई किसी और प्रकार का मीडियम नहीं है, ठीक है। और वहां पे अगर आपने चार्ज रख दिया तो उस चार्ज से निकलने वाली लाइंस जो होती है वो कॉन्टिन्यूअस होती हैं। कॉन्टिन्यूअस कहने का मतलब है कि वो इन्फिनिटी तक चली जाएंगी, बीच में कहीं पे कोई भी ब्रेक नहीं आएगा। मतलब इन शॉर्ट आप ये याद रखना कि फ्री स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं दे आर कॉन्टिन्यूअस लाइन। ये डिसकंटिन्यू तभी होती हैं जब बीच में एक मेटल आ जाएगा तो वहां डिसकंटिन्यूएशन का चांस बनता है। वो कैसे होता है वो हम लोग आगे देखेंगे, जब हम लोग बिहेवियर ऑफ कंडक्टर आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे तो मैं वहां आपको याद दिलाऊंगा। क्लियर है? तो फिलहाल के लिए हम लोग लिखेंगे यहां पे कि इन फ्री स्पेस EFLS आर कॉन्टिन्यूअस लाइंस। ठीक है ना? मतलब कि कहने का मतलब ये हुआ, फ्री स्पेस का मतलब याद रखना है एयर या वैक्यूम। अगर मान लो यहां पे +Q चार्ज है, ठीक है, अब इससे जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही है तो ये इन्फिनिटी तक जाएंगी। ऐसा नहीं है कि ये बीच में ब्रेक हो गया फिर यहां से शुरू हो गया, ऐसा नहीं होगा। ये लगातार मूव करेगी। आ रही है ना बात समझ में आपको? तो ये याद रखना, ये लाइन एकाएक खत्म नहीं होती है। हम लोग ये मान, या तो बगल में कोई नेगेटिव चार्ज हो तो उसके ऊपर ये टर्मिनेट कर जाए, वो बात अलग है, लेकिन अदरवाइज ये कहां तक जाएंगी? इन्फिनिटी तक। क्लियर है? तो खैर ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप इस पॉइंट को लिख लो। बच्चों यहां पे देखो, अब पॉइंट नंबर 7 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां पे लिखा गया है EFLS नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। अभी मैं सब आपको समझाऊंगा। बिकॉज इफ दे डू सो देन EFLS विल रिप्रेजेंट नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। बट हेयर वी डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज विच इज कंजर्वेटिव इन नेचर। अब ये पॉइंट देख के आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये क्या क्या लिखा हुआ है। तो एक काम करो, पहले तो आप इसको एक बार राइट डाउन कर लो, फिर मैं आपको समझाता हूं। इसको आप एक बार वीडियो पॉज करो और राइट डाउन करो। कर लिया आपने? चलो अब समझते हैं। आपको याद होगा दोस्तों कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रहे थे तो वहां मैंने आपको समझाया था कि इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव इन नेचर होता है ना? मतलब इसके द्वारा किया गया कार्य यानी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ऑन डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड। यानी ये रास्ते पे डिपेंड नहीं करता है ना? कंजर्वेटिव की डेफिनेशन तो हम लोग जानते हैं, हम लोग 11th में इसी को पढ़े थे, और नहीं तो फिर यहां सुन लो एक बार और। तो बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जिसके द्वारा किया गया कार्य यानी वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। ये सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि इनिशियल पोजीशन क्या था और फाइनल क्या था। उसी इलेक्ट्रिक फोर्स को पैदा करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्कशन हम लोग किए। तो यहां पे हम लोग एक स्टेटमेंट देंगे कि अगर इलेक्ट्रिक फोर्स जो एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर लगाता है,
अगर वो कंजर्वेटिव है तो उस चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस्ड फील्ड जो है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी आपका क्या होगा, कंजर्वेटिव। क्लियर है? तो इसका मतलब है दिमाग में इस बात को सेट कर लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों ही क्या होते हैं, कंजर्वेटिव। ठीक है ना, जो चार्ज से उत्पन्न होते हैं, जो चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस्ड होते हैं। और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को जो चार्ज से प्रोड्यूस होता है उसको भले ही आज तक हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते आ रहे हैं, दरअसल उसका पूरा नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो हमने यहां पे लिख दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई पूछे इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है तो कहना फील्ड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब है तुम्हारे दिमाग में एक बात आ रही होगी कि जरूर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी और वजह से भी आती है। मैं अभी समझाऊंगा इसी लेक्चर में, इसी पॉइंट के लास्ट में समझाऊंगा। अभी पहले ही मैं बोलूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्लियर है ना? पहले आप समझो कि अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, एक चार्ज के द्वारा पैदा किए गए इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहां EFLS ड्रॉ किया है। और ये EFLS क्लोज लूप नहीं बनाएगा। क्लोज लूप का मतलब समझो कि ऐसा पॉइंट जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग ना हो। जैसे मान लो इसका मतलब ये, जैसे ये लाइन हो गई, एक सर्कल बन गया। अब सर्कल का स्टार्टिंग और एंड नहीं पता है, सर्कल हो या फिर ये आपका एक रेक्टेंगल बन जाए या ट्रायंगल बन जाए, तो ये सारे लाइंस जो हैं या फिर कुछ भी बन जाए, तो ये सारे लाइंस जो है इनका ना इनका स्टार्टिंग है ना एंडिंग है। तो ऐसे लाइन से आप EFLS को कभी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप जानते हो कि यहां जो EFLS है ये पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होता है और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होता है। मतलब इसकी स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एंडिंग पॉइंट भी है। स्टार्टिंग पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है और एंड पॉइंट कौन है, नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव से स्टार्ट होगा और नेगेटिव पे एंड होगा। क्लियर है ना? तो इसका मतलब ये है कि यहां पे जिस EFLS की बात कर रहे हैं वो एक क्लोज लूप फॉर्म नहीं कर सकता है। ठीक है ना? तो ये चीज मैंने लिखा है। अब मैं यहां आपको प्रूव करके दिखाऊंगा इस बात को कि आखिर ये क्लोज लूप बना देगा अगर है ना, तो क्या दिक्कत आ जाएगी, जो कि मैंने बोर्ड पे लिख भी दिया है कि देखो EFLS नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप्स बिकॉज इफ दे डू सो, अगर वो ऐसा करते हैं देन EFLS विल रिप्रेजेंट, ये EFLS किसको रिप्रेजेंट करेंगे, नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड को। किसको, नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड को। बट यहां पे हम लोग किसको डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड को, जो कि चार्जेस के द्वारा पैदा होता है। और चार्जेस के द्वारा पैदा होने वाला फील्ड जो होता है वो कंजर्वेटिव होता है, नॉन कंजर्वेटिव नहीं होता है। तो उसको कभी भी ये क्लोज लूप जो है वो नहीं दिखा सकता है। ठीक, अब मैं यहां क्या प्रूव करूंगा, दो चीज प्रूव करूंगा। मैं अभी एक क्लोज लूप बनाऊंगा, ठीक है, और फिर मैं वहां से प्रूव करूंगा कि ये क्लोज लूप से अगर किसी फील्ड को दिखाया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो वो नॉन कंजर्वेटिव होगा। जबकि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, कंजर्वेटिव। तो मैं अभी प्रूव करने वाला हूं कि आखिर क्लोज लूप बनाने से क्या दिक्कत आएगी, ये क्यों नॉन कंजर्वेटिव फील्ड को दिखाएगा, और साथ ही साथ आखिर ऐसा क्या लूप संभव है किसी और फील्ड के लिए। इस फील्ड के लिए तो संभव नहीं है जो हम लोग यहां डिस्कस कर रहे हैं, जो चार्ज से पैदा हो रहा है, लेकिन बाकी क्या और कहीं पैदा हो सकता है, तो मैं वो भी बताऊंगा। पहले आप इसको एक बार राइट डाउन कर लो, अगर आपने लिख लिया तो हम लोग आगे चलते हैं। तो बच्चों अब देखो यहां पे एक स्टेटमेंट मैंने लिखा है कि प्रूव दैट क्लोज्ड लूप्स ऑफ EFLS रिप्रेजेंट नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जो आपका EFLS है वो रिप्रेजेंट कर रहा हो किसको, नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड को। अभी मैं आपको ये प्रूव करके दिखाता हूं कि आखिर क्लोज लूप से जो फील्ड होगा वो नॉन कंजर्वेटिव क्यों होगा, है ना। और चूंकि वो नॉन कंजर्वेटिव होगा तो हम लोगों का फील्ड जो यहां चार्ज की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है उसका तो पक्का नहीं हो सकता, क्योंकि ये फील्ड जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो कंजर्वेटिव है। क्लियर? तो चलो देखते हैं। मान लेते हैं कि हमें ऐसा एक लाइन दिया हुआ है, एक EFLS हमने ऐसा ड्रॉ कर लिया। अब ये बिल्कुल क्लोज्ड है ना, और मेरे को प्रूव करना है कि अगर कोई EFLS ऐसा है
इस पे एरो डाल दो ऐसे, है ना, ऐसे रैंडमली हमने एक एरो पुट कर दिया कि भाई इसका ना स्टार्टिंग है ना एंडिंग है ना, इस तरीके से। पहले आप इस स्टेटमेंट को लिख लो, मैं इसको ऊपर कर दूंगा, जल्दी से आप उसे लिख लो, वीडियो पॉज करो और स्टेटमेंट को लिख लो। लिख लिया आपने? चलो अब हम लोग इसको प्रूव करते हैं, है ना। ये थोड़ा कट गया, इसको कंप्लीट। तो सबसे पहली बात है कि अगर ये आपका एक लूप है तो इस लूप में हम लोग एक चार्ज को प्लेस करते हैं। मान लो टेस्ट चार्ज रखते हैं, ये टेस्ट चार्ज रख दिया हमने यहाँ पे प्लस Q0। और तुम जानते हो कि टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगता है या किसी भी चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसके लिए एक ये इक्वेशन मैंने आपको लिखवाया हुआ है कि Q × E, चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको फोर्स मिल जाएगा। अब चूंकि टेस्ट चार्ज आपका पॉजिटिव होता है तो जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वही फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो बच्चों फील्ड यहाँ पे अगर देखोगे तो फील्ड आपका टेंजेंट के लॉन्ग है ना। फील्ड किधर है? टेंजेंट के लॉन्ग। फील्ड किधर है बच्चों? टेंजेंट के लॉन्ग। और फोर्स भी किधर लग रहा है? टेंजेंट के लॉन्ग ही लगेगा, है ना, क्योंकि फोर्स और फील्ड क्या होगा? पैरेलल, क्योंकि ये अपना क्या है? प्लस। तो फोर्स जो है आपका इस तरीके से लगेगा, ठीक है। कहीं भी चाहे यहां पे रहेगा, इसको पूरे चक्कर कटवाना है, पूरा एक चक्कर इसको घुमाना है। अगर ये यहां पे रहेगा तो इसका मतलब है कि फोर्स आपका टेंजेंट के लॉन्ग लगेगा। यहां पे रहेगा तो फोर्स इस तरीके से लगेगा, यहां पे रहेगा तो फोर्स आपका नीचे लगेगा। तो बच्चों इस तरीके से फोर्स आपका लगता रहेगा, ठीक है। अब क्या करना है कि अब इसको पूरा एक चक्कर लगाओ। पूरे जर्नी को हम लोग बोलते हैं राउंड ट्रिप। क्या बोलते हैं बच्चों? राउंड ट्रिप। इस पूरे एक जर्नी को कहा जाएगा राउंड ट्रिप, मतलब जहां से चला वहीं पे आया। अगर राउंड ट्रिप में वर्क डन अगर राउंड ट्रिप में अगर 0 आया तो इसका मतलब ये फील्ड जो होगा ये कंजर्वेटिव होगा। कंजर्वेटिव का ये भी डेफिनेशन होता है, कंजर्वेटिव होगा। और अगर राउंड ट्रिप में वर्क डन नॉन जीरो आया, नॉन जीरो मतलब कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ, तो ये फील्ड जो होगा वो होगा आपका नॉन कंजर्वेटिव। तो हम लोग यही यहां पे चेक करने वाले हैं। तो एक पूरा चक्कर कटवा लेते हैं इससे और फिर हम लोग चेक करते हैं कि वर्क डन क्या आ रहा है, कंजर्वेटिव आ रहा है या नॉन कंजर्वेटिव। अगर वर्क डन 0 आया तो इसका मतलब फील्ड कंजर्वेटिव होगा। अगर वर्क डन नॉन जीरो आया तो हम लोग यहां से समझ जाएंगे कि ये जो आपका है राउंड ट्रिप में वर्क डन नॉन जीरो होने का मतलब ही है कि ये फील्ड जो भी है क्लोज लूप बनाया ये नॉन कंजर्वेटिव है। तो एक काम करो, अब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करवाओ, क्योंकि इसको अगर तुम इस सर्कल में नचाओगे तो छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट लेते जाओ, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है टेंजेंट के लॉन्ग। तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हमने लिया dr, है ना, तो डिस्प्लेसमेंट भी टेंजेंट के लॉन्ग होगा। तो छोटा सा जो वर्क डन होगा dw इज इक्वल टू F डॉट dr, और फोर्स के जगह लिखेंगे Q0 E डॉट dr। और E का डायरेक्शन यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वही तो फोर्स का है, और dr का डायरेक्शन सेम है, क्योंकि हमेशा जब कभी भी लोगे तो डिस्प्लेसमेंट भी टेंजेंट के लॉन्ग होगा, फोर्स भी टेंजेंट के लॉन्ग। यहां भी डिस्प्लेसमेंट भी टेंजेंट के लॉन्ग, फोर्स भी टेंजेंट के लॉन्ग। यहां भी डिस्प्लेसमेंट भी टेंजेंट के लॉन्ग और फोर्स भी टेंजेंट के लॉन्ग। हर एक जगह यही हो रहा है। तो छोटा सा वर्क डन dw, अब ये डॉट प्रोडक्ट से आ जाएगा ये Q0 E dr, है ना, W इक्वल्स टू Q0 E dr। ये छोटा सा वर्क डन आ गया। तो टोटल वर्क डन कितना होगा? तो W इक्वल्स टू dw का इंटीग्रेशन। तो इसमें बच्चों Q0 और E को बाहर निकाल लो और dr का इंटीग्रेशन। तो छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट को अगर ऐड करोगे तो ये आपका 0 नहीं आएगा। ध्यान से देख लो, यहां पे ये डॉट प्रोडक्ट है और जब तक ये वेक्टर है, कब तक वेक्टर रहेगा? जब तक कि डॉट नहीं हुआ। लेकिन यहां पे ये अब स्केलर हो चुका है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट के बाद यहां पे cos 0 लिखोगे तो अब ये सिर्फ एक मैग्नीट्यूड है dr, और छोटे छोटे dr को जोड़ दोगे तो मान लो अगर इसका रेडियस आपका ले लें r इस सर्कल का, तो टोटल सर्कमफेरेंस जो है वो हो जाएगा 2πr, है ना। तो वर्क डन जो आ गया निकल के Q0 E इंटू 2πr, तो ये हो गया आपका 2π Q0 ER।
अब आप देखो वर्क डन आपका क्या आ रहा है, नॉन जीरो, और नॉन जीरो वर्क डन आने का मतलब ही है कि ये फील्ड कैसा है, कंजर्वेटिव। आ रही है बात समझ में? तो आज से ध्यान रखेंगे कि अगर कोई ईएफएलएस अगर क्लोज लूप बना दिया तो वो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होगा, वो एक नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। सवाल ये उठता है कि क्या सचमुच में कोई ऐसा फील्ड नेचर में एग्जिस्ट करता है, कोई ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस प्रकार की लूप बनाती हो? तो जवाब है यस। वो भी आपको पढ़ना है बच्चों, वो मैं पढ़ाऊंगा आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एक चैप्टर आएगा वहां पे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं चर्चा करूंगा। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज की वजह से पैदा नहीं होता है, वो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से होता है। अभी आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, आप बस एक लाइन यहां पे समझ के आगे चलो। क्या समझना है आपको? कोई तुमसे पूछे कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाता है, तो कहना कि देखिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के द्वारा पैदा किया गया है यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक है, तब तो नहीं बनाएगा। लेकिन अगर कोई फील्ड ऐसा है जो मैग्नेटिक इंडक्शन से पैदा हुआ हो, है ना, कोई चार्ज से नहीं, मैग्नेटिक इंडक्शन से, तब वो ऐसा लूप बनाएगा। और ऐसा लूप बनाने के साथ साथ वो ये भी बताएगा कि ये चार्ज की वजह से पैदा नहीं हुआ है ये फील्ड, और ये नॉन कंजर्वेटिव है, क्योंकि चार्ज की वजह से पैदा हुआ फील्ड तो आपका कंजर्वेटिव होता है। उसको मैं लिखवा देता हूं, पहले आप इसको लिख लो, इसको राइट डाउन कर लो। अब बच्चों इस पॉइंट को हमने यहां पे लिख दिया है कि नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, ये सब अभी आपको समझ में नहीं आएगा जब तक कि हम लोग मैग्नेटिज्म में ईएमआई वाला चैप्टर नहीं पढ़ेंगे। मैंने लिख दिया ताकि आप यहां पे समझो, ठीक है। उसके आगे क्या लिखा मैंने, दीज फील्ड्स आर नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। इस फील्ड को हम लोग बच्चों नॉन कंजर्वेटिव फील्ड के कैटेगरी में डालेंगे, क्योंकि ये क्लोज लूप बनाता है। और याद रखेंगे हम लोग का यहां वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो चार्ज से पैदा होता है वो कंजर्वेटिव है। तो इसको आप राइट डाउन कर लो। कर लिया आपने? चलो अब कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। अभी मैं 2 पॉइंट यहां पे और लिखवाऊंगा। अब ये जो 2 पॉइंट मैं यहां पे लिखवाऊंगा, आप याद रखने को भी याद रख लो, और इसको मैं पूरी तरीके से एक्सप्लेन तब करूंगा जब हम लोग पोटेंशियल पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको शुरू में ही सीक्वेंस बता दिया था, हम लोग चार्ज की प्रॉपर्टी, फिर कूलम्स लॉ, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर अभी पढ़ रहे हैं ईएफएलएस, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद गॉस लॉ, और गॉस के बाद पोटेंशियल आएगा। इस पॉइंट को फिर वहां आपको बताया जाएगा। चूंकि इसका संबंध ईएफएलएस से है, इसलिए मैं यहां पे इसको लिखवा रहा हूं। तो देखो ये दोनों पॉइंट्स अभी फिलहाल अभी आप लिख लो, लेकिन अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट जो अपना है, शायद ये 7th या 8th नंबर होगा, जो भी है देख लेना आप। इसमें मैं यहां ये लिखवा रहा हूं कि ईएफएलएस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज perpendicular to surface of conductors, ठीक है। ध्यान से देखो, EFLS आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस, कंडक्टर के सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है। मान लो कि कहीं पे कंडक्टर रखा हुआ हो और वहां से EFLS गुजर रहा हो, तो वो EFLS कंडक्टर से जब कभी भी स्ट्राइक करेगा या टकराएगा, या EFLS को जब कंडक्टिंग सरफेस के ऊपर, कंडक्टिंग सरफेस मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन मूवेबल हो, जब उसके ऊपर ड्रॉ करोगे तो आपको सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। अब ऐसा क्यों है, तो जब मैं आपको बिहेवियर ऑफ कंडक्टर पढ़ाऊंगा तो उस समय आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी आप इसको याद रखना। और इसी तरीके से बच्चों एक और स्टेटमेंट है, वो ये है कि EFLS आर ऑलवेज, ये भी वही बात है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल। अब आप समझ ही गए होंगे, जैसे हमने लिखा टर्म इक्वी पोटेंशियल सरफेस।
इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये EFLS है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के भी परपेंडिकुलर होता है, कंडक्टर के सरफेस के भी परपेंडिकुलर और इक्विपोटेंशियल सरफेस के भी परपेंडिकुलर। अब ऐसा क्यों होता है ये हम लोग पोटेंशियल पढ़ने के बाद ही समझेंगे, तो इसको आप राइट डाउन कर लो। तो बच्चों अब हम लोग कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। जैसे देखो, अब मैं एक टर्म यूज करने जा रहा हूं कि एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको एक और तरीके से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। अभी आपने देखा कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। अब चूंकि इसकी बात चल रही है तो मैं यहां एक चीज आपको और बताना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को जब आप आगे बढ़ोगे, आगे के लेक्चर्स में देखोगे कि बार बार यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ मिलेगा। इसका क्या मतलब हुआ वो देखो। तो जैसे बात करें अगर हम लोग यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, अब जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूं, अभी से जब तक इस चैप्टर में या इसके अगले चैप्टर में भी जब तक मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूं तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, जो चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की, ना कि हम लोग नॉन कंजर्वेटिव यानी कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं कर रहे हैं, जो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बच्चों, इसको और भी एक तरीके से डिवाइड किया जा सकता है, और वो तरीका ये है कि इसके दो पार्ट्स हो सकते हैं। कौन कौन से? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरीका हो गया, एक मतलब एक पार्ट हो गया, और दूसरा हो गया नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कहोगे क्या है ये दोनों? सीधी सी बात है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो, सेम। अगर कोई स्पेस है वहां पे उसके हर एक पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के हिसाब से सेम हो, तो ऐसे फील्ड को हम लोग यूनिफॉर्म कहते हैं। लेकिन अगर मान लो स्पेस के अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग होगी, तो ऐसे फील्ड को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं। समझ में आ रही है बात? एक यूनिफॉर्म हो गया, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म है ना, तो यूनिफॉर्म के केस में हम लोग यहां पे लिखेंगे इस चीज को, इन दिस केस all points of the given space has same value of electric field। अब आप कहोगे क्या ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तक हमने देखा है? तो बिल्कुल नहीं देखा। अभी तक मैंने आपको क्या बताया? पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें आपने देखा था वो R वाला फैक्टर था, अगर डिस्टेंस चेंज हो रहा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही थी। फिर हमने यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट रॉड का देखा, वहाँ भी डिस्टेंस के हिसाब से चेंज हो रहा था। तो अभी तक आपने यूनिफॉर्म नहीं देखा है। यूनिफॉर्म आपको जब मैं गॉस पढ़ा दूंगा, गॉस के बाद एक आपका चार्ज सोर्स आएगा जिसका नाम होगा इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन शीट। मतलब एक बड़ा सा सरफेस होगा जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होगा, ठीक है ना, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो यूनिफॉर्म आएगा आगे चल के। अभी वो वैल्यू अपने को दिखा नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे ठीक है, अभी चूंकि हम लोग डेफिनेशन लिख रहे हैं तो उसमें हम लोग ये जरूर लिख सकते हैं कि अगर स्पेस के हर पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन के साथ भी सेम हो, तो ऐसे फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और जहां तक बात आई नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इसमें आप स्पष्ट लिख सकते हो कि इन दिस केस वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिफरेंट पॉइंट will be different। ठीक है, तो
इस केस में क्या हुआ कि स्पेस के अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग होगी। तो ऐसे फील्ड को हम लोग क्या बोल देंगे बच्चों? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले इसको राइट डाउन कर लो। अब दोस्तों अगर बात आती है कि यूनिफॉर्म फील्ड के लिए EFLS कैसे ड्रॉ करोगे, अगर कहीं पे मान लो किसी स्पेस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके EFLS को कैसे ड्रॉ करोगे? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम, और डायरेक्शन भी सेम। तो उस केस में आप सीधा EFLS को ऐसे ड्रॉ कर दोगे, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन के साथ साथ ये सारी लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए, पैरेलल भी होनी चाहिए, और इनके बीच की जो ये स्पेसिंग है, ये जो जगह बन रहा है, सबके बीच का जगह बन रहा है, ये भी सेम होना चाहिए। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं ऐसा क्यों। तो ऐसा इसलिए ताकि अगर किसी भी पॉइंट पे अगर डायरेक्शन देखो तो टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ऑटोमेटिकली फील्ड की डायरेक्शन आपको आगे मिल जाएगी, यहाँ पे देखें तो आगे मिल जाएगी। और अगर सिर्फ डायरेक्शन कांस्टेंट होने से तो चलेगा नहीं, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। तो बच्चों मैग्नीट्यूड के लिए भी अगर कहीं भी एरिया लो, अगर सेम एरिया लेते हो, मान लो कि तुमने इतना बड़ा एरिया यहाँ पे लिया, इतना ही बड़ा एरिया यहाँ पे लिया, तो हर जगह एरिया से नंबर ऑफ लाइन जो क्रॉस कर रही है उनकी संख्या क्या है? सेम। तो ये जो एग्जाम्पल आप देख रहे हो यहाँ पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये यूनिफॉर्म है। ये क्या है बच्चों? यूनिफॉर्म है, और यूनिफॉर्म दोनों रिस्पेक्ट में, यूनिफॉर्म बोथ रिस्पेक्ट्स में है, यानी ये आपका कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड में, और एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों चीज आपका कांस्टेंट है। लेकिन यही अगर आप पॉइंट चार्ज की वजह से, अगर मान लो कहीं पॉइंट चार्ज होता था तो उसके फील्ड को जो हम लोग ड्रॉ कर रहे थे, तो उस केस में आपको याद होगा कि लाइनें ऐसे ड्रॉ की गई थी। तो इस प्रकार की लाइन जो ड्रॉ की जा रही है, तो तुम देख रहे हो कि डायरेक्शन जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी अलग अलग हो जाएगी। क्योंकि अगर आप यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करोगे, मान लो आपने टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ किया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, यहाँ ड्रॉ किया तो इधर हो गया, ठीक है। अब प्लस मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर सेम एरिया आपने यहाँ कट किया, उतना ही बड़ा एरिया अगर यहाँ कट किया, तो इस तरीके से देख रहे हो यहाँ सेम एरिया में 3 लाइन, यहाँ 1 लाइन। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये डायग्राम बना सकते हो आप एग्जांपल के लिए। बच्चों यहां पे देखो कुछ और लाइंस को हमने यहां पे ड्रॉ कर दिया है आपके लिए। सबसे पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने जो ड्रॉ किया है वो है यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट रॉड की वजह से, ठीक है ना। आपको याद होगा इसका डेरिवेशन, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इसकी वैल्यू आई थी वो आई थी λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है ना। और आपको ये भी याद होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन आया था रॉड के परपेंडिकुलर, तो देखो ये ऊपर भी इन्फिनिटी हो गया, नीचे भी इन्फिनिटी। यहाँ मैंने लिखा है लॉन्गिट्यूडनल व्यू। लॉन्गिट्यूडनल व्यू मतलब सामने से देखने पे कैसा लगेगा। तो इधर मैंने दिखाया है फील्ड और इस तरफ भी दिखाया है ना। यहाँ पे अगर कहीं पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, कोई टेस्ट चार्ज रखेंगे तो उस पर फोर्स इधर ही लगेगा, तो ये फील्ड का डायरेक्शन हुआ। अगर ये पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव होता तो इसके ऊपर आके टर्मिनेट करता। आपको यहाँ एक कंफ्यूजन हो सकता है कि आपको लगा कि ये मैंने इक्वल स्पेस पे किया है तो इसको यूनिफॉर्म बोल दें। बिल्कुल नहीं, ये आपको देखने में लग रहा है कि सिर्फ इस तरफ है और इस तरफ है। सच्चाई ये है कि ये 2 डायमेंशनल है, इसलिए आपको सिर्फ 2 तरफ दिख रहा है। अदरवाइज ये हर तरफ है ना, आपके तरफ भी है, इधर भी है, उधर भी है, हर तरफ घूम घूम के है। तो उस केस में ये आप समझो एक सर्कल में है और जिसको हमने इस डायग्राम के थ्रू दिखा दिया है। अब देखो ये इन दोनों डायग्राम में क्या फर्क है। यहाँ पे रॉड को आप सामने से देख रहे हो तो सामने से सिर्फ आपको 2 साइड दिख रहा है, और यहाँ उसी रॉड को तुम ऊपर से देख रहे हो, मतलब रॉड को ऊपर से। तो ऊपर से देखोगे मतलब इस रॉड को ऐसे देखने के बजाय तुम ऐसे देख रहे हो, तो ऐसे देख रहे हो तो देखो हर तरफ है कि नहीं है। तो इस केस में अगर हम लोग यहाँ पे एरिया लेंगे तो आप कह सकते हो कि सेम एरिया में सेम लाइन पास नहीं हो रहा है। ये पॉइंट चार्ज मत समझ जाना, इसी रॉड को हम लोग क्रॉस सेक्शनल व्यू मतलब ऊपर से देख रहे हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल जो होगा ये अभी भी आपका किसका एग्जाम्पल हो गया? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार का जो लाइंस ड्रॉ किया जाएगा
वो यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट स्ट्रेट रॉड के लिए। ठीक है, तो इसको ड्रॉ कर लो। तो बच्चों यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं अब EFLS फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट शीट्स के लिए। देखो दरअसल अब ये एग्जैक्ट क्या है इसको भी आप तभी समझ पाओगे जब हम लोग गॉस लॉ को पढ़ पाएंगे। ये जो शीट है, शीट कहने का मतलब मान लो कि एक पेज का पेपर जो कि जिसकी लंबाई और चौड़ाई इनफाइनाइट है, मतलब कि एक प्लेन है जिसकी ना लेंथ का कुछ पता है ना विड्थ का पता है। मतलब दीवार मान लो, दीवार जो है इनफाइनाइटली लॉन्ग एंड इनफाइनाइटली वाइड है ना। तो ये दीवार देखो इनफाइनाइटली लॉन्ग इनफाइनाइटली वाइड, मतलब बहुत लंबा चौड़ा है। तो इससे जो लाइनें निकलेंगी वो लाइनें सभी एक दूसरे के पैरेलल होंगी और इक्वली स्पेस्ड होंगी। और इक्वली स्पेस्ड होने का मतलब है सभी लाइंस के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, सेम। और ये फील्ड जो एग्जाम्पल होगा बच्चों, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका जो डिटेल डिस्कशन है ये मैं आपको जब इसका वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, जब इस फील्ड को समझाऊंगा वहां बताऊंगा। लेकिन चूंकि EFLS की बात चल रही थी तो इसके लिए EFLS इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। कहीं भी फील्ड का डायरेक्शन देखोगे तो आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। और अगर ये पॉजिटिवली चार्ज के बजाय नेगेटिवली चार्ज होता तो यही लाइनें इसके ऊपर आके खत्म होती। तो इस डायग्राम को आप बना लो। अब बच्चों EFLS के ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है JEE मेन में, ठीक है। और ऐसा ही एक क्वेश्चन और पूछा गया, लेकिन उसको हम लोग यहाँ नहीं डिस्कस कर सकते, वो आपका बिहेवियर ऑफ मेटल के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर भी मैंने 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे ही ले लिया है ताकि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये JEE मेन 2015 में पूछा हुआ है। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि एक आपका सिलिंड्रिकल हॉलो सेल, सेल जब भी लिखा हो रहा है मतलब समझो कि हॉलो शेल कहने का मतलब है कि जैसे पाइप है ना। तो हम लोग बच्चों इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अपने को ये पूछा गया है कि इसमें से कौन सा डायग्राम है जो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है EFLS को। आप जरा गौर करना, जो क्वेश्चन में दिया हुआ लिखा हुआ है कि उस सेल का, उस गोला का ऊपर वाला हिस्सा जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है और नीचे वाला नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, ये बात लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें से कौन सा करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग है। तो रॉन्ग वाले को पहले हटा देते हैं। तो रॉन्ग में देखो नंबर 4 एकदम आराम से हट गया। क्यों हट गया सो समझो। देखो पॉजिटिव चार्ज से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल तो रहा है, लाइन निकल तो रही है पॉजिटिव पे, और नेगेटिव पे टर्मिनेट भी हो रही है। लेकिन आपको मैंने कहा था कि अगर पॉजिटिव के ठीक बगल में नेगेटिव हो तो लाइनें जो हैं वो इनफाइनाइट तक नहीं जाती हैं, बल्कि वो मुड़ के आके गिरेंगी नेगेटिव पे। तो यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है कि ये इनफाइनाइट तक जा रही है, ये लग रहा है इनफाइनाइट से आ रही है। तो ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता है। दूसरा, इसको देखो, इसका भी वही हाल है। यहाँ पॉजिटिव से लाइन निकली और वो मुड़ने के बजाय सीधा इन्फिनिटी पे चली गई और कुछ अलग से ही यहाँ डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। तो नंबर 1 भी इनकरेक्ट है। अब नंबर 2 और नंबर 3 ये दोनों डायग्राम पे सोचा जा सकता है। इन दोनों में देखो कि एक चीज कॉमन है कि प्लस से लाइनें निकल रही हैं, नेगेटिव पे टर्मिनेट, वही लाइनें मुड़ के टर्मिनेट हो रही हैं। देखो यहां भी टर्मिनेट हो रही हैं, यहां भी टर्मिनेट हो रही हैं। तो इन दोनों में आखिर कौन होगा। तो देखो हमने ये पढ़ा कि EFLS के ऊपर अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट ड्रॉ करने से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलती है। आप जरा गौर करना इस पॉइंट पे, यहां पे देखना, यहां पे जो लाइन है वो एब्रप्टली मुड़ गई है, एकाएक इधर मुड़ गई है ना, ऐसे मुड़ गई है। तो आप खुद सोचो अगर इस पॉइंट पे कोई टेंजेंट ड्रॉ करे तो आखिर वो टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेगा। उसके हिसाब से फील्ड की डायरेक्शन इधर होनी चाहिए, कोई कहेगा नहीं इधर होनी चाहिए। तो एक तरीके से यहां पे ये जो शार्प टर्निंग है, सीधा लाइन ऐसे होके ऐसे जो हो जा रहा है ना, ऐसे होके ऐसे हो जा रहा है, जिससे यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करना संभव नहीं होगा। क्योंकि अगर ऐसा लाइन अगर हम मान लेंगे तो उस पॉइंट पे 2-2 डायरेक्शन दिखने का चांस है। क्योंकि अगर इसके हिसाब से ड्रॉ करोगे तो ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, इसके हिसाब से ड्रॉ करोगे तो ऐसे। लेकिन इसी को देखो यहां पे बिल्कुल इसको स्मूथ टर्निंग दिया गया है, स्मूथ टर्निंग। इससे क्या फायदा हुआ कि आपको बहुत ही आराम से यहां पे टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा कुछ इस तरीके से।
तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में फ़र्क यही हुआ कि यहाँ जो लाइंस की जो टर्निंग है वो बहुत शार्प है, विच इज़ नॉट करेक्ट, और ये आपका करेक्ट हुआ। तो बच्चों इसमें जो आंसर हुआ हमारा नंबर 3, इसमें आंसर हो गया अपना नंबर 3। समझ गए ना? तो नंबर 3, और सबके पीछे मैंने वजह बता दिया कौन क्यों नहीं है। तो आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को देख लो एक बार अच्छे से, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहां पे देखो ये जेईई एडवांस में पूछा हुआ है। यहां पे एक आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसके कॉर्नर पे 3 पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, और उसके लिए आपको फील्ड देखना है ना। तीनों पॉजिटिव चार्ज इक्वल पॉजिटिव चार्ज है। ओके, देखो यहां पे लिखा हुआ है। तो अब आपको लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले कौन कौन से ऑप्शन को आप कट कर दोगे? तो नंबर 4 कट हो गया क्योंकि क्लोज लूप बना रहा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। नंबर 1 कैंसिल हो गया, ये भी आपका क्लोज लूप बना रहा है। देखो ये क्लोज लूप बन रहा है ऐसे बीच में, ऐसा हो ही नहीं सकता है। चार्ज पे ही स्टार्ट और चार्ज पे ही टर्मिनेट होना पड़ेगा। अब बात करते हैं नंबर 2 की। तो नंबर 2 में तो बहुत सारी गलतियां हैं। एक तो ये क्लोज लूप भी बन गया, ये मान लो ये बीच में छूट गया, ये प्लस प्लस है ना। और साथ ही साथ आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये टर्न 2 लाइन इस तरीके से एक दूसरे को कट कर रही हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है। अब बात आ गई नंबर 3 पे। नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। देखो ये तीनों पॉजिटिव चार्ज है, तीनों की वजह से यहाँ बीच में लाइन नहीं बनाया गया। इसका मतलब हो सकता है वहाँ रिजल्टेंट तीनों का रिपल्शन नेट 0 हो। और बाकी देखो यहाँ से लाइनें निकल रही हैं। आपको याद होगा 2 पॉजिटिव का मैंने आपको ड्रॉ करके ऑलरेडी दिखा रखा है। तो इस तरीके से जो आपका ऑप्शन है वो 3rd बिल्कुल सही है। बाकी सब में क्या गलती है? देखो लूप बना हुआ है, लूप बना हुआ है, यहाँ भी लूप बना हुआ है। तो आपका आंसर हो जाएगा 3rd। तो इसे भी ध्यान से देख लो, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ये 3rd नंबर आंसर है। अब बच्चों ये क्वेश्चन जो है ये जेईई एडवांस में पूछा हुआ है। यहाँ पे आप देखो एक है Q1 और दूसरा है Q2। तो पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इन दोनों के मैग्नीट्यूड में क्या रिलेशन है। एक बात पक्का है कि Q1 आपका पॉजिटिव चार्ज है और Q2 आपका नेगेटिव है। वजह क्या है बच्चों? तो यहाँ से लाइनें स्टार्ट हो रही हैं, ओरिजिनेट हो रही हैं, इस पे जाके टर्मिनेट हो रही हैं। दूसरी बात आप देखो Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से ज़्यादा है। कहोगे कैसे? तो इसके कंपेयर में इससे ज़्यादा लाइनें निकल रही हैं। देख रहे हो ना, यहाँ पे 6 और यहाँ पे सिर्फ 2 है और बाकी ये बीच वाली लाइनें तो कॉमन है। तो इसका मतलब है Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट है कि मॉड ऑफ Q1, मतलब साइन हटा के अगर देखें तो Q1 ग्रेटर होगा किससे? Q2 से। क्या और भी कोई ऑप्शन हो सकता है? तो देखो अब मैं एक अलग डायग्राम बनाता हूं, उससे आपको क्लियर होगा। मान लो कि यहां पे बच्चों ये आपका Q1 है प्लस Q1 और ये है माइनस Q2, और ये लिखा हुआ है कि Q1 ग्रेटर है Q2 से। तो पूछ रहा है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे 0 हो सकता है? तो जवाब है बिल्कुल। जवाब है बिल्कुल। क्यों? अगर Q1 ग्रेटर है Q2 से, तो अगर मान लो यहां पे कोई पॉइंट P लेते हो तो ये Q1 इसको क्या करेगा? रिपेल, ठीक है, और ये करेगा अट्रैक्ट। लेकिन चूंकि Q1 ज्यादा है Q2 से और डिस्टेंस भी कम है, तो पॉइंट P पे नेट फील्ड 0 नहीं होगा। पॉइंट P पे नेट फील्ड 0 नहीं होगा। यानी Q1 के अगर हम लोग लेफ्ट में देखें, Q1 के लेफ्ट में ऐसा कोई पॉइंट नहीं आएगा। Q1 और Q2 के बीच में भी ऐसा कोई पॉइंट नहीं आएगा, क्योंकि Q1 इसको रिपेल करेगा और ये अट्रैक्ट करेगा उस टेस्ट चार्ज को। तो यहां भी फील्ड होगी। लेकिन आप सोचो कि अगर इधर कोई पॉइंट हम लेते हैं, दैट इज S, कोई पॉइंट लेते हैं, तो ये Q2 उसको क्या करेगा? अट्रैक्ट, और ये करेगा रिपेल। लेकिन चांसेस है कि यहाँ पे नेट फील्ड 0 हो सकता है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड में कम है लेकिन इससे डिस्टेंस भी कम है। तो हो सकता है इसके अट्रैक्शन को इसका रिपल्शन क्या कर ले? कॉम्पनसेट कर ले। तो यानी Q2 के राइट में ऐसा पॉइंट हो सकता है। तो अब देखें ऐसा कोई है, तो एट फाइनाइट डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ Q1, गलत। एट फाइनाइट डिस्टेंस राइट ऑफ Q2, तो बिल्कुल सही है बच्चों। तो इसका आंसर हो गया 1 और 4, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से लिख लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे
इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट